नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, जो कि मैं आपके सामने वन बाय वन हर एक क्वेश्चंस को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आ रहा हूं। और काफ़ी क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमने अभी तक 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 डिस्कस हो चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं सुनी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी जरूर सुन लीजिए। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप देखोगे काफ़ी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। हर कंसेप्ट और हर डाउट को आप क्लियर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो यहां पर क्वेश्चन है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग सबसे पहले आप क्लियर करोगे। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब कभी भी हम कोई भी डाटा, अगर हम डाटा सेव कर देते हैं सिस्टम के अंदर, तो डाटा सेव ही रहेगा। डजंट मैटर कि हमारा टर्न ऑफ हो गया है या नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब है पावर ऑफ होने के बाद भी आपका डाटा कहीं पर भी लॉस्ट नहीं होगा। उसको बोलते हैं हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वो कौन सी टाइप की मेमोरी होती है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आपका डाटा जो है परमानेंटली सेव हो जाता है, वो टेम्परेरी सेव नहीं रहता। अगर मान के चलिए वॉलेटाइल मेमोरी पूछा जाता है तो वो होगी आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है, डाटा आपका कुछ टाइम के लिए सेव होता है। जैसे ही मान लीजिए पावर ऑफ हुई तो वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। दोबारा से आप ऑन करोगे और सिस्टम को देखोगे तो आपको डाटा वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। एक होता है VLSI, VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक होता है LSI। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे स्पीड से रिलेटेड है, ना कि मेमोरी से रिलेटेड। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट थे। जो कंफ्यूजन रहता है वो रैम और रोम के अंदर रहता है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहूंगा। इसका एक वेरी सिंपल सा शॉर्टकट है। नॉन वोलेटाइल मतलब नो लॉस। देखिए नॉन, नॉन का मतलब है देयर इज नो लॉस। ठीक है, जब कभी भी नो लॉस है तो वो ऑब्वियस सी बात है रीड ओनली मेमोरी में कभी भी लॉस नहीं होता। रैम के अंदर लॉस हो सकता है, इसीलिए ये जो मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्लियर? तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस को आप याद रख सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक के साथ भी और मीनिंग के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इसरो एग्जाम, आपका इसरो एग्जाम होता है साइंटिस्ट के लिए, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये गेट 2000 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता ही आता है। अगर आपने पहले कर रखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, नहीं तो आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक साइज n रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट ए क्यू ऑफ साइज n। ये कह रहा है कि आपको इंप्लीमेंट करना है क्यू इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग स्टैक। तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो थोड़ा सा आप आइडिया आपका होगा, फिर भी मैं बता देता हूं क्यू और स्टैक का मतलब क्या होता है। क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा। और स्टैक का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट होगा। जैसे कि प्लेट्स होती है आपकी, प्लेट जो होती है, जो सिंपल प्लेट होती है, पहली प्लेट 1 नंबर वाली, फिर सेकंड, फिर 3rd नंबर वाली। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट नंबर वाली सबसे पहले उठाओगे, क्योंकि ये सबसे नीचे है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्लेट पिक करनी है तो आप कौन सी लोगे? 3rd नंबर वाली, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। तो फर्स्ट आप देख रहे हो लास्ट में आउट हो रही है, और हुई कब थी ये? सबसे पहले इन हुआ था। ठीक है, या हम कह सकते हैं लास्ट वाली प्लेट सबसे पहले आउट हो रही है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का मतलब क्या होता है? जैसे बस में आप एंटर करते हो
या आप टिकट काउंटर पे हो तो वहां पर भी आपकी क्यू लगी होती है। हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर तो काफ़ी लंबी क्यू है या शॉर्ट क्यू है। तो क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे पहले आउट होगा। क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्यू एंड स्टैक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्यू को आपको इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग स्टैक। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा रियल लाइफ एप्लीकेशन से। मान के चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल इनपुट है हमारी 1 2 3। ठीक है, हमें क्या लेना है, हमें इंप्लीमेंट करना है क्यू। क्यू इंप्लीमेंट करना है तो आउटपुट भी क्या आनी चाहिए, क्यू के अंदर आउटपुट भी हमारी क्या आनी चाहिए, 1 2 3 इन क्यू। हमें क्यू इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर मैं इनपुट लेता हूं स्टैक के अंदर 1 2 3, तो आउटपुट क्या आएगी, सिंगल स्टैक अगर हमारे पास है तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, ये होगा हमारा स्टैक। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्यू इंप्लीमेंट करना है और वाई यूजिंग स्टैक। तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख सकते हो अगर मैं एक स्टैक लेता हूं, देखिए क्वेश्चन में आंसर क्या है, 1 स्टैक, 2 स्टैक, 3 स्टैक या 4 स्टैक। चारों में से हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है। तो हम कोशिश करेंगे, मिनिमम का मतलब है कम से कम। तो कम से कम 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो 1 स्टैक अगर हम यूज करते हैं, क्या वो क्यू को इंप्लीमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो इनपुट अगर 1 2 3 है तो आउटपुट क्या आएगी, अगर ओनली 1 स्टैक है तो आउटपुट आएगी आपकी 3 2 1। रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, होना क्या चाहिए, 1 2 3 ही आउटपुट आनी चाहिए। तो 1 तो हमारा करेक्ट नहीं हुआ, इनकरेक्ट हो गया। अब हम 2 स्टैक को यूज करेंगे। देखिए 2 स्टैक को यूज करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले इनपुट आई हमारी, ये पहली स्टैक में यूज कर रहा हूं। सबसे पहले यू कैन से दिस वन स्टैक 1। स्टैक 1 अगर मैं यूज कर रहा हूं, स्टैक 1 में आप देख सकते हो यहां पर पहले क्या आएगा, 1 यहां पर आ जाएगा स्टैक के अंदर, फिर सेकंड यहां आ जाएगा, थर्ड यहां आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरी स्टैक यूज करेंगे, स्टैक 2। अब क्या होगा, स्टैक 2 के अंदर यहां से जो टॉप ऑफ द स्टैक पर वैल्यू क्या है, 3, इसको पिक करेगा, कहां स्टोर कर देगा, स्टैक 2 के अंदर। तो यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये वैल्यू यहां से पॉप हो गई, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 यहां एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉप हो गया। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रह गया, 1 कहां चला जाएगा, यहां पर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं टॉप ऑफ द स्टैक पे अब क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी। स्टैक नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ गया, 1। अब यहां से आपको आउटपुट मिलेगी, टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, यहां पर आप पॉप करोगे टॉप ऑफ द स्टैक से ही होगा, 1 यहां से पॉप हो गया। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ गया, 2 पॉप हो जाएगा यहां पर। ये पॉप होने के बाद 3 यहां से पॉप हो जाएगा। तो आउटपुट आपकी क्या आ चुकी है, 1 2 3, और इनपुट क्या थी आपकी, 1 2 3। यही आपको चाहिए था, यही आपका टारगेट था कि क्यू इंप्लीमेंट हो जाए, मतलब इनपुट जो दी है उसी सीक्वेंस में आपकी आउटपुट आ जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैक you can implement the queue, but how many stack, 2 stack, मिनिमम 2 stack को आपको चाहिए क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। तो मिनिमम पूछा है तो 1 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 2 में हमारा काम चल रहा है तो 2 ही आंसर होगा। 3 4 में भी अगर हमारा काम चल रहा है तो मिनिमम में आंसर आएगा हमारा 2। तो सी एंड डी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड स्टेबल। तो मैं आपको मीनिंग बताना चाहूंगा, स्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल का मतलब होता है कि यहां पर मान के चलिए कोई वैल्यू दे रखी है, सेम वैल्यू के लिए हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है यहां पर मान के चलिए इनपुट है हमारी, इनपुट है फॉर एग्जांपल यहाँ है 2 3 4 3 5, फॉर एग्जांपल ये इनपुट हमें दे रखी है। ठीक है जी, ये शॉर्टेड है अनशॉर्टेड है डजंट मैटर। ठीक है, जब आउटपुट आपकी आएगी, जब आउटपुट आपकी आएगी तो यहाँ पर हम 2 तो सबसे पहले जब शॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब शॉर्टेड ऑर्डर में आएगा जो सेम वैल्यू होती है, जैसे कि आप 2 सेम वैल्यू देख पा रहे हो,
स्टेबिलिटी चेक करता है हमेशा सेम वैल्यू के अंदर। तो स्टेबिलिटी क्या कहता है कि ये जो है यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे है मान के चलिए, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन एंड द फिफ्थ पोजीशन। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो सेम वैल्यू है उसमें सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन की जो वैल्यू है, जो फोर्थ पोजीशन से पहले आया हुआ है ये सेकंड, ये हमेशा ये फोर्थ पोजीशन वाला मान के चलिए ये वाली वैल्यू है और ये जो थ्री है ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर समझाना चाहूँगा। 2 के साथ मान के चलिए ए लगाया हुआ है, 3 के साथ भी ए है, 4 के साथ मान के चलिए बी है, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू हम मान के चल रहे हैं। 3 के साथ फॉर एग्जांपल सी दिया हुआ है, 5 के साथ मान लीजिए डी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 के साथ ए है, तो ये 3A जो होगा वो ये वाला होगा, और 3 के साथ यहाँ पर क्या है C है, तो ये होगा। मतलब 3C वाला पार्ट जो है आफ्टर 3A है, तो आउटपुट में भी 3C वाला पार्ट आफ्टर 3A होना चाहिए। डजंट मैटर कि उसकी पोजीशन यहाँ पर 4 थी और यहाँ पर 3rd है, डजंट मैटर। द पॉइंट इज स्टेबिलिटी क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है सेम वैल्यू के लिए हमेशा जो पहले आया हुआ है वो पहले ही होगा आउटपुट में, और जो बाद में आया हुआ है वो बाद में ही होगा, ठीक है। द पॉइंट इज फोर्थ पोजीशन पे है ये, डजंट मैटर 3A के बाद आया हुआ है, तो 3C आउटपुट में भी 3A के बाद होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो ये होता है हमारा स्टेबल शॉर्टिंग, ठीक है जी। अब आप समझ सकते हो कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। क्यों? क्योंकि नॉन डिस्टिंक्ट, नॉन डिस्टिंक्ट का मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है अलग अलग, और नॉन डिस्टिंक्ट मतलब सेम वैल्यू के लिए। सेम वैल्यू के लिए वो रिलेटिव ऑर्डर मैटर करता है उसका। इट मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए ही हमेशा हमारा स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर कंसेप्ट है लाइन ब्रेसेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द इंटीजर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आया हुआ है वो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पूछा हुआ है। इंटीजर कैलकुलेशन पे कौन सा एल्गोरिथम हमारा अप्लाई होता है, तो वो होता है हमारा ब्रेसेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहूंगा। एक होता है डीडीए एल्गोरिथम जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, डीडीए को बोलते हैं हम डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, और दूसरा होता है हमारा ब्रेसेंस हैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो पहला डिफरेंस तो यही होता है हमारा वेरी फर्स्ट कि डीडीए एल्गोरिथम हमेशा हमारा अप्लाई होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स रियल अर्थमेटिक के ऊपर अप्लाई होता है, और ये जो अप्लाई होता है वो हमारा होता है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के ऊपर अप्लाई होता है, दैट इज इंटीजर। मतलब फिक्स पॉइंट का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेशन अप्लाई होगी, ठीक है जी। सेकेंड डिफरेंस होता है डीडीए और ब्रेसेंस के अंदर। ये डीडीए एल्गोरिथम जो होता है वो यूज करता है, यू कैन से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। दो ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मगर ब्रेसेंस लाइन एल्गोरिथम जो होता है दैट इज यूज ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? थर्ड डिफरेंस होता है हमारा ब्रेसेंस एंड डीडीए के अंदर डीडीए एल्गोरिथम जो होता है वो स्लो होता है, दैट इज स्लो एज कंपेयर टू द ब्रेसेंस एल्गोरिथम। क्यों होता है आप समझ सकते हो, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज होता है। यू कैन से मल्टीप्लिकेशन में जो टाइम है वो आपका ज़्यादा लगता है। दूसरा रीज़न यही है कि फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, मगर यहाँ पर ये फास्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि फास्टर होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही करता है, मगर अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू के ऊपर।
ठीक है। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द डीडीए एंड द ब्रेसेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। सो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटीजर कैलकुलेशन के लिए कौन सा लाइन एल्गोरिथम अप्लाई होगा, तो वो होगा हमारा ब्रेसेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर कन्वर्जन नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको 4 कन्वर्जन जरूर पता होना चाहिए, 4 यू कैन से बेस जरूर पता होना चाहिए। पहला होता है हमारा बाइनरी, दूसरा होता है हमारा ऑक्टल, थर्ड होता है हमारा डेसिमल एंड द फोर्थ वन होता है हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, बाइनरी नंबर आपको गिवन है। तो बाइनरी नंबर क्या गिवन है, 1010100001। ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम, यहाँ पर ये वाली जीरो, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर 10111011 ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है हमारा 16, और 16 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा 2⁴। तो जो ये पावर होती है वो हमारा बिट रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बिट में चेंज करेंगे, हर नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। द सेम थिंग यू कैन अप्लाई ऑन द बाइनरी नंबर। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमेशा इस तरह से राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो यहाँ पर 4 के पेयर बनाऊं तो पहला पेयर ये बन गया हमारा, ठीक है जी, सेकंड पेयर ये वाला बन गया, थर्ड पेयर हमारा ये बन गया। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये 8 4 2 1, जहां जहां पर 1 है उसको सम कर दो। 8 पर सम 1 है, 2 पर 1 है और 1 पर 1 है, तो 8 + 2 + 1 दैट इज द 13। 13 आप नंबर जो होता है 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्साडेसिमल में A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1011 1011 हो गया 11 को हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा B। उसके बाद है 1001 8 4 2 1, तो 8 + 1 इज 9, 9 को एज इट इज लिखेंगे हम, 8 4 2 1 10 को रिप्रेजेंट करेंगे हम A से। तो ये नंबर आ जाएगा हमारा A9B, दैट इज द हेक्साडेसिमल ऑफ द गिवन नंबर। तो A9B फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, A9B। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप, काफी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफेक्ट्स आर लेस कॉस्टली इफ डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। तो आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, डिफेक्ट पूछा हुआ है इसने कि डिफेक्ट कम से कम कॉस्ट लगेगी कब, ऐसे कौन से फेज में हम डिटेक्ट कर ले डिफेक्ट को कि जो कॉस्ट है हमारी वो कम से कम लगे। अब आप पॉइंट को समझिए, यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कोडिंग, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन। लॉजिकली आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या होगा, जो एचडीएलसी फेज होता है आपका, एचडीएलसी मॉडल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, उसके अंदर जो वेरी फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम यहाँ पर डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइन करने के बाद कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है जी, तो ये मेनली फेजेस होते हैं। फेजेस तो और भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फेजेस भी होते हैं हमारे। तो मेन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी सीरीज अरेंज की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब आप समझिए लॉजिकली, डिफेक्ट इसने कहा कि कम से कम डिफेक्ट आर लेस कॉस्टली। डिफेक्ट की फॉर्म में अगर देखें तो कॉस्ट कम से कम कब लगेगी, कौन से फेज में हमारा डिटेक्ट हो जाए तो जो कॉस्ट है कम से कम लगेगी। देखो वेरी फर्स्ट फेज होता है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अगर मान के चलिए आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कोई प्रॉब्लम थी और आपने उसको डिटेक्ट नहीं किया, वो कहाँ चला गया, डिजाइन के अंदर। जब रिक्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम थी तो ऑब्वियस सी बात है डिजाइन में भी प्रॉब्लम होगी, और रिक्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम थी तो डिजाइन के अकॉर्डिंग जो कोडिंग बनाओगे वो भी प्रॉब्लम होगी।
इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो बात को समझिए, अगर आपने डिटेक्ट नहीं किया रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर तो प्रॉब्लम आगे तो डेफिनेटली आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि अगर एक डिफेक्ट फर्स्ट फेज में मिल गया तो देन मीन्स मल्टीपल डिफेक्ट अगले फेज में क्रिएट होते जाएंगे, अदर स्टेजेस में क्रिएट होते रहेंगे। अगर रिक्वायरमेंट ही आपकी गलत है देन you have to apply changes in every phase of the development like design, coding, implementation, ठीक है, and also in the requirement। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए कि लेस कॉस्टली कब होगा, अगर रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम है तो रिक्वायरमेंट को सबसे पहले ठीक करिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नेक्स्ट फेज। क्लियर? तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। यहां पर आप देख सकते हो ऐसी कौन सी टेस्टिंग है जिसमें ओनली द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज टेस्टेड। तो मेन आपकी दो टाइप की होती है हमारी, एक होती है ब्लैक बॉक्स और सेकंड वन होती है वाइट बॉक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो पहला है वाइट बॉक्स, सॉरी ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स क्या कहता है? ब्लैक बॉक्स कहता है कि आपने इनपुट दी और आउटपुट जनरेट होगी, डजेंट मैटर कि यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से फंक्शनिंग और सॉरी किस तरह से डिजाइनिंग है वो इसको नहीं पता। इसको तो सिर्फ पता है इनपुट दी और इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग इसने फंक्शनैलिटी को एग्जामिन किया विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, विदाउट सीइंग द सोर्स कोड। ब्लैक बॉक्स उसको टेस्ट करके सॉरी उसमें अप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी को देखा और अप्लाई हो गया, इनपुट दी और आउटपुट जनरेट होगी। व्हाइट बॉक्स में क्या होता है? व्हाइट बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर सब कुछ आपको दिखेगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन दिखेगी, सब कुछ आपको शो होगा, तो उसको बोलते हैं हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ब्लैक बॉक्स को हम फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स को हम फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं और व्हाइट बॉक्स को नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी बोला जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही यही है कि फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के लिए कौन सी टेस्टिंग होगी। तो नाम से पता चल रहा है कौन सी टेस्टिंग होगी हमारी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आप देखिए एक चीज समझिए, ब्लैक बॉक्स नाम से पता चल रहा है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो पूरा ब्लैक रहेगा। हमें नहीं पता इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब ये याद करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्लैक होगा, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है। हमें तो ये पता है कि फंक्शनल आपने परफॉर्म किया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ठीक है जी, व्हाइट बॉक्स का मतलब है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता है, आपको सोर्स कोड पता है, इम्प्लीमेंटेशन पता है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेटो प्रिंसिपल। देखिए ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। पैरेटो प्रिंसिपल जो होता है वो 80-20 रूल भी कहा जाता है। 80-20 रूल क्यों? क्योंकि 80 यहाँ पर क्या कहता है ये कि लेस एफर्ट बट मोर अचीव, मतलब यू कैन से बट अचीव मोर। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर एफर्ट कम से कम लगे मगर जो आउटकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने 20% एफर्ट लगाया और 80% आपको रिजल्ट मिल गया, आउटकम मिल गया। ये जनरली आप रियल टाइम एप्लीकेशन में भी अप्लाई करते हो, रियल टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशन अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जैसे यूट्यूब में आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी वीडियो मोर देन 100 से ज़्यादा हो चुकी है, मगर उसमें से कुछ ही वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, कुछ के लिए काफ़ी वीडियो भी यूज़फुल है, कुछ के लिए अपने हिसाब से उसने सेलेक्ट कर लिया। तो कहने का मतलब है 20% ऑफ द वीडियो दैट विल क्रिएट मोर सब्सक्राइबर। ठीक है, 20% ही वीडियो ऐसी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मोर व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, और वही उसको लाइक कर रहे हैं। मोर का मतलब है 80%। 80% जो है मतलब 100 की फॉर्म में लेके चल रहे हैं हम। 20% ऑफ द वीडियो
से हमारा 80% मोर सब्सक्राइबर आ रहे हैं और 80% हमारे व्यूवर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन अगर आप देखो, जो बुक्स होती है हमारी, जो बुक हमारी रिप्रेजेंट होती है, उसमें आप अगर देखना चाहो तो वहाँ पर होता क्या है, इस टाइप से मैंने ये बुक का स्ट्रक्चर बनाया है। तो होगा क्या, उसमें आप देखते हो 20% ऑफ द बुक से आपको 80% पता चल जाता है। 20% आप पढ़ने के बाद मोटा मोटा आपने पढ़ा और 80% आपको रिजल्ट मिल जाता है। कहने का मतलब है, मान के चलिए 10 आवर्स आपने स्टडी किया, 10 आवर्स स्टडी करने के बाद आपको 100% गेट होता है, मगर 2 आवर्स में आपको 80% गेट हो जाता है और रेस्ट 8 आवर्स में आपको 20% गेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एफर्ट कम है मगर अचीवमेंट ज़्यादा है। ठीक है, 20% एफर्ट से 80% हमारा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस प्रिंसिपल को, पैरेटो प्रिंसिपल जो होता है, वो 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, तो आपको मीनिंग अगर थोड़ा सा पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में। काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सोल्व कराए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 50 एमसीक्यू मैंने सोल्व कराए हुए हैं, हर एक के एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। काफ़ी क्वेश्चन मेरे चैनल पे मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हो। पेज फॉल्ट कब अक्कर होगा? पेज फॉल्ट का मतलब है कि मेन मेमोरी के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि मेन मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड मेमोरी होती है, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। तो होता क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है यहाँ पर, कि जो पेज फॉल्ट होगा वो कब होगा? जब मेन मेमोरी में वो चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मेन मेमोरी लिमिटेड होती है हमारी। लिमिटेड का मतलब है कि यहाँ पर साइज जो है वो कम होता है। इसको आप एग्जांपल से देख सकते हो। मोबाइल फ़ोन में 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी आपकी कम होती है, जब वो फुल हो जाती है तो उसके लिए आपको बोलते हैं कि आप एक्सटर्नल मेमोरी लगा लीजिए, मतलब चिप लगा लीजिए, 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का। ठीक है जी, तो वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि मेन मेमोरी हमारी कम होती है, यू कैन से मोबाइल की। द सेम थिंग यू कैन अप्लाई ऑन द कंप्यूटर। इसी तरह से मेन मेमोरी जो है वो आपकी जो यू कैन से जो उसका साइज होता है वो कम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि मेन मेमोरी में मान के चलिए यहाँ पर पेज नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी स्टोर है, मगर पेज नंबर 5 आता है। तो पेज नंबर 5 को सबसे पहले कहाँ देखेगा? मेन मेमोरी के अंदर। अगर मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा तो इसको बोलेंगे हम पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। ठीक है, पेज फॉल्ट अक्कर होने का मतलब है दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। ठीक है, अब दैट इज द मीनिंग ऑफ द पेज फॉल्ट अक्कर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेज ये चेक करेगा मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी में नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। ठीक है, वो अलग बात है, आगे टेक्निक हम पढ़ेंगे। स्वैप यहाँ पर डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी, कौन सी टाइप की आपने मेथड यूज किया है, LRU यूज किया। 3 टाइप की प्लेस रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, लिस्ट रिसेंटली यूज, फिफो एंड ऑप्टिमल। 3 टाइप की आपकी पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक होती है। इन तीनों में से कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से मान के चलिए 4 यहाँ से हटके यू कैन से स्वैप आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्वैपिंग, और 4 यहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ से 5 उठ के यहाँ चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्वैप इन। ठीक है, दिस टेक्निक दैट विल बी यूज बाय द स्वैपिंग। ठीक है, वो आगे की बात है। हमारा क्वेश्चन ये था पेज फॉल्ट अक्कर कब होगा? दैट इज व्हेन यू कैन से पेज इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, दैट इज द सेमाफोर आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। देखिए, सेमाफोर जो होता है वो हमारा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सेमाफोर हम किस लिए यूज करते हैं? ये कह रहा है कि सेमाफोर को हम यूज करते हैं किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। तो मैं आपको आज यहाँ पर कंफ्यूजन दूर होने वाली है आपकी, ये मीनिंग मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। रेस कंडीशन क्या होती है? पहली चीज तो रेस कंडीशन, मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन का मीनिंग समझाया था, पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। रेस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3।
तीनों के तीनों एक वेरिएबल, शेयर्ड वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 5। ये s नाम से एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 5। P1 भी इसको एक्सेस कर रहा है, P2 भी एक्सेस कर रहा है, P3 भी एक्सेस कर रहा है। P1 5 को रीड करता है और इसको रिटर्न कर देता है 4, मतलब एक माइनस कर देता है, -1 कर देता है यहाँ पर। P2 जो है वो +2 कर देता है, मतलब यहाँ पर रिटर्न करेगा 7। P3 जो है यहाँ पर -2 कर देगा, यू कैन से 5 को रीड करेगा और 3 रिटर्न कर देगा। अब होगा क्या, जितने भी प्रोसेस है सारे के सारे सेम कोड को एक्सेस कर रहे थे, सेम मेमोरी को एक्सेस कर रहे थे, तो हर एक बंदा ये कहेगा कि जो बेसिकली है अपने आप को प्रूव करना चाहेगा कि ये जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ वो करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करते हुए ये तीनों के तीनों कहेंगे कि मेरी आउटपुट करेक्ट है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज यू कैन से दे आर गोइंग टू इन द फॉर्म ऑफ रेस। ठीक है, तीनों के तीनों कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट करेक्ट है, मेरा रिजल्ट करेक्ट है। और होता क्या है कि यहाँ पर शेयर्ड होने से रॉन्ग वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द रेस। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम रेस कंडीशन। क्लियर? तो दिस इज नोन एज ए रेस कंडीशन। तो दूसरा पॉइंट और समझ लेते हैं। यहां पर एक और पॉइंट बोला हुआ है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सेकंड है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को जनरली हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, और सेकंड होता है आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस। सेकंड होता है आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक है जी। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस, नाम से पता चल रहा है देयर इज नो डिपेंडेंसी। ठीक है, यू कैन से एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन मतलब मैं कोऑपरेटिव हूँ या कोई भी पर्सन आपके लिए कोऑपरेटिव है, यू कैन से होता क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोऑपरेशन है, डिपेंडेंसी है। तो होगा क्या, कोऑपरेटिव का मतलब है, आप समझो, कोऑपरेटिव का मतलब है कि यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो शेयर्ड हो रहे हैं। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस रिसोर्सेज आर शेयर्ड। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में कोऑपरेटिव है तो रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर रिसोर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली है, रिसोर्सेज आर नॉट शेयर। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जहाँ रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, सेमाफोर जो है वो एक टेक्निक होती है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कौन सी प्रॉब्लम को? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को। कई स्टूडेंट डाउट में होंगे कि रेस कंडीशन को क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर रेस कंडीशन के अंदर काफी जगह ये प्रूव किया गया है कि रेस कंडीशन में ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सेमाफोर जो है रेस कंडीशन को सॉल्व नहीं करेगी। यू कैन से दैट इज नॉट ए टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस कंडीशन। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ओनली। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कैशे रिप्लेसमेंट जो है ये हमारा मेमोरी का पार्ट है, और मेमोरी में अलग अलग टेक्निक होती है, वही LRU, FIFO, इस टाइप से जितनी भी कैशे रिप्लेसमेंट टेक्निक होती है हमारी, वो सारी की सारी स्टडी करते हैं हम मेमोरी के अंदर। तो ये दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन पार्ट, यू कैन से सेमाफोर। तो सी ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट होगा, डी भी इनकरेक्ट होगा और ए भी इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर है इसका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपके सामने लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।